हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 143 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 161 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है बराबर गुफा संबंधित है। ये बराबर गुफा संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आजीविकों से संबंधित है, जैनियों से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है या ब्राह्मणों से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, आजीविकों से संबंधित है। जो बराबर की गुफा है या पहाड़ी है वो किससे संबंधित है? तो आजीविकों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। अशोक ने बराबर की पहाड़ी बिहार, ये बराबर की जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अपने राजाभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं, सुदामा गुफा और कड़ चौपार गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। जो अशोक हैं, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अपने राजाभिषेक के 12वें और 19वें मतलब 12वें वर्ष में, अपने राजाभिषेक के 12वें वर्ष में उन्होंने क्या है, आजीवक संप्रदाय को सुदामा गुफा दान में दिया था। और 19वें वर्ष में उन्होंने क्रमशः क्या है, 19वें वर्ष में जो है कड़ चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को क्या कर दिया, दान में दिया था। इस तरह दो गुफाओं को, मतलब जो गुफा होते थे रहने के लिए, उनको उन्होंने दान में दिया था। किसको? तो आजीवक संप्रदाय को। और आगे, बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खलवितक पर्वत है। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है? खलवितक पर्वत है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दान से लाभान्वित होने वाले कौन थे? वही क्वेश्चन है, थोड़ा बस इसका लैंग्वेज चेंज कर पूछ दिया गया है। पैटर्न पूछने का जो पैटर्न है वो अलग तरीके से है। तो बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो बौद्ध थे, आजीवक थे, श्वेतांबर जैन थे या दिगंबर जैन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक थे। कौन थे? आजीवक जो थे। बराबर की पहाड़ियों की 2 गुफाओं को अशोक ने दान में दिया था। उसमें आपका एक था जो सुदामा गुफा था वो था, और दूसरा गुफा जो कड़ चौपार गुफा था वो क्या किया था, आजीवकों को दान में दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है, घोषिताराम कहाँ स्थित है? घोषिताराम कहाँ स्थित है ये बताना है। राजगिरी में स्थित है या वैशाली में स्थित है, कौशाम्बी में है या श्रावस्ती में है? तो घोषिताराम जो है वो कहाँ स्थित है? तो 163 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कौशाम्बी में है। घोषिताराम कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी में स्थित है। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। घोषिताराम कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका आंसर होता है। इसके व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। घोषिताराम बिहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। जो घोषिताराम बिहार है, बिहार मतलब घूमने का एक स्थान होता है, उसी को बिहार बोला जाता है। तो घोषिताराम जो बिहार है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी जिला है उसमें स्थित है। इस बिहार का निर्माण कौशाम्बी के धनी व्यापारी घोषित ने महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास हेतु करवाया था। तो घोषिताराम बिहार का निर्माण किसने करवाया है? तो घोषिताराम जो बिहार है उसका निर्माण क्या है, एक धनी व्यापारी ने, महात्मा बुद्ध और घोषित ने क्या कर मतलब उसका नाम ही घोषित था, धनी व्यापारी घोषित ने करवाया था, इसीलिए उसका जो नामकरण किया गया उसी के नाम पे नामकरण पड़ गया घोषिताराम। ठीक है, घोषिताराम बिहार नाम पड़ा और ये महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए निवास हेतु बनवाया गया था। महाजनपद काल में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौन थी? 16 महाजनपदों की बात किया जाए तो वत्स उसमें एक था, तो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। कौशाम्बी का जो राजा था वत्स का राजा मतलब ये आपका उदयन था।
आगे चलते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है और ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, भले एक बार यहाँ दिया हो। तो अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी, ये बताना है। 1/2 था या 1/4 था या 1/16 था या 1/8 था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर 164 का जो है डी सही हो जाएगा। 1/8 1/8 जो हो जाए, लुम्बिनी की बात की जा रही है इसलिए 1/8 हो जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं 1/6 और 1/4 भी मिलता है, तो ये भी आप देख लेंगे। लेकिन लुम्बिनी की बात की जा रही है तो लुम्बिनी के लिए 1/8 तय किया गया था। तो अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की दर क्या निश्चित की थी? तो 1/8 निश्चित किया था। मतलब कोई चीज़ है उसको 8 बराबर भागों में बांटकर एक भाग जो है वो राजा को दिया जाएगा। मतलब कोई भाग है ऐसे आप कर लेंगे, तो इसमें से जो होगा ये 3 3 6 1 7 और ये 8, तो ये 7 तो जो है वो आपके पास रहेगा, लेकिन एक भाग जो है कोई चीज़ का एक भाग जो है राजा को देना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं 1/8। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसका। 64 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या है, रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम आया और वहाँ पे उसने धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया। तो बलि क्या था? धार्मिक कर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बलि क्या था, तो बलि एक धार्मिक कर था। अशोक जो है, अशोक अपने राजाभिषेक के 20 वर्ष के बाद जो है लुम्बिनी ग्राम गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो धार्मिक कर बलि होता था उसको उन्होंने माफ कर दिया। भू राजस्व की दर जो घटाकर 1/8 भाग कर दिया, इससे जो है इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख को क्या बोला जाता है? आर्थिक स्तंभ लेख भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख से ये सब बातें क्या है पता चलती है, और रुक्मिणीदेयी जो स्तंभ लेख है उसी को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अर्थ से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख में ये बताया गया है कि अशोक 20 वर्षों के बाद क्या है लुम्बिनी ग्राम आता है और वहाँ पे जो धार्मिक कर होता है जिसको हम बलि कहते हैं उसको माफ कर देता है, और जो भू राजस्व होता है भूमि कर जो होता है उसको घटाकर 1/8 कर देता है। आगे देखते हैं अन्य तथ्यों को। तो निगलीवा जो है या निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर आया तथा वहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। और आगे तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य है कि लघु स्तंभ लेखों पर अशोक के राज घोषणाएँ खुदी हुई हैं। जो लघु स्तंभ लेख हैं अशोक का, उस पर क्या है जो राज घोषणाएँ हैं वो खुदी हुई हैं। आगे देखते हैं। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, जबकि स्तंभ लेख में मुख्य रूप से धर्म एवं प्रशासनिक बातों का क्या है उल्लेख मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 165 नंबर, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, जीआईसी में पूछा गया 2009 में क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तीर्थ का अर्थ है प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, या चाणक्य द्वारा कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति का 3 नाम मिलता है, विष्णु, चाणक्य, कौटिल्य। और उसने क्या है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की क्या की रचना की। तो इसने कितने विभागों का उल्लेख किया है अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, ये बताना है। 16, 5, 18, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आप सी आपका आंसर जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख किया गया है? तो 18 तीर्थ का उल्लेख किया गया है, 18 प्रशासनिक भागों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासनिक के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष अधिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था? तीर्थ बोला जाता था। और इनकी संख्या क्या है? 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री प्रधानमंत्री
और पुरोहित थे। सबसे जो है महत्वपूर्ण तीर्थ या महामंत्री जो महामात्य होते थे वो प्रधानमंत्री और पुरोहित होते थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। इनका क्या है, साम्राज्य के अन्य जो अधिकारियों पर क्या है, प्रधानमंत्री और पुरोहित का क्या होता था, स्पष्ट नियंत्रण होता था। आगे चलते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। रूपदर्शक जो नामक अधिकारी था वो मौर्य शासन व्यवस्था में किस प्रकार का अधिकारी था ये बताना है। सिक्कों का परीक्षक था, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक था, रंगमंच का प्रबंधक था, गणिकाओं का प्रभारी था। तो कौन था, 166 का आंसर दीजिए। तो 166 का आंसर जाएगा ए के साथ। शिक्षक जो सिक्कों का जो परीक्षक होता था उसको रूपदर्शक बोलते थे। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी जो होता था उसको बोला जाता था सिक्कों का परीक्षक। सिक्कों का जो परीक्षक होता था उसका नाम था रूपदर्शक। रूपदर्शक क्या होता था, सिक्कों का परीक्षक होता था। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। अर्थशास्त्र में मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। जो टकसाल होता था उसका जो अधीक्षक होता था उसको बोला जाता था लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। और मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो रूपदर्शक बोला जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बनेंगे कि मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है और जिसका अधीक्षक कौन होता था, लक्षणाध्यक्ष होता था, ये याद रखिएगा। और मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो रूपदर्शक बोला जाता था। तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है। किसने अपने ग्रंथ मुद्रा जाल साजों को क्या है, अपने ग्रंथ में मुद्रा जो जाल साज होते थे उनको क्या है, संदर्भित किया गया है, उनका उल्लेख किया है। कौन किया है, कौटिल्य ने किया है अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में किया गया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है, या पतंजलि की महाभाष्य में किया गया है। ये जो इधर दिया है लेखक है, ये इसकी रचनाएं है। जैसे कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अष्टाध्यायी है, और पतंजलि द्वारा लिखा गया भाष्य है जिसे महाभाष्य कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें किसमें क्या है, मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया गया है। कौन ऐसा ग्रंथ है, तो आंसर जो जाएगा वो आपका ए के साथ जाएगा, कौटिल्य। कौन जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है, तो वो कौटिल्य महोदय हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मुद्रा जाल साजों को क्या है, संदर्भित किया है। तो ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक भागों में क्या है, बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों की सूची प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में जो है कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है, तो 18 तीर्थों का क्या है, उल्लेख मिलता है। मतलब 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मुद्रा जाल साजों का उल्लेख किया है, जिन्हें कूटारूपकार कहा जाता था। जिन्हें क्या है, कूटारूपकार कहा जाता था। किसको, तो मुद्रा जाल साजों को क्या नाम दिया गया था, कूटारूपकार कहा जाता था। तो इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। अर्थशास्त्र में विविता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था। अर्थशास्त्र में एक अध्यक्ष होता था जिसको विविता नाम दिया गया था। तो विविता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता था, चरागाह का अध्यक्ष होता था, वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, खानों का अध्यक्ष होता था, या डीए कृषकों का अध्यक्ष होता था, या कृषि का अध्यक्ष होता था। तो जो विविता होता था वो चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसी को विविता अध्यक्ष बोला जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। चारागाहों का अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष बोला जाता था, या विविता अध्यक्ष को चारागाहों का अध्यक्ष बोला जाता था। जो भी कहना है कह लीजिए। व्याख्या देखते हैं।
विविता अध्यक्ष को चरागाहों का अध्यक्ष कहा जाता था। पर्या अध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष क्या होता था? चरागाहों का अध्यक्ष होता था। पर्या अध्यक्ष जो होता था वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। अकरा अध्यक्ष जो होता था खानों का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष जो होता था राजकीय कृषि प्रमुख होता था या राजकीय कृषि का अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था, अध्यक्ष होता था। पौतवा अध्यक्ष क्या होता था? तो ये मापतौल का अध्यक्ष होता था। जो मापतौल का मालिक होता था वो पोतवा अध्यक्ष होता था, उसको नाम दिया जाता था अधिकारी को। मापतौल का अधिकारी जो होता है उसको पोतवा अध्यक्ष बोला जाता था। सूना अध्यक्ष जो होता है बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा है। सूना अध्यक्ष जो होता था उसको क्या बोला जाता था? बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। लछड़ा अध्यक्ष जो होता था वो छापे खाने का अध्यक्ष होता था, मुद्रा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, लछड़ा अध्यक्ष क्या होता था? छापे खाने का अध्यक्ष होता था। अक्षरा जो अच्छा पटला अध्यक्ष होता था वह महालेखाकार सभी विभागों का हिसाब किताब देखता एवं रख रखाव करता था। तो ये आपका अक्षरा पटला अध्यक्ष होता था। ये क्या होता था? महालेखाकार और सभी विभागों का हिसाब किताब देखता और रखता था। तो इस तरह कई विभागों के अध्यक्षों को यहाँ पे दिया गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था। पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था, किसका था? अभी हमने देखा था नापतौल का। तो नापतौल जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तौल मान, ये कुछ तौल मान का यहाँ पे है, कुछ और टाइपिंग हो गया है, तो नापतौल रहेगा आपका। नापतौल या मापतौल ये भी लिखा रहेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो तौल मान का क्या होता था? जो अधिकारी होता था, प्रभारी होता था, उसी को क्या कहते थे? पोतवा अध्यक्ष का नाम दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तौल मान का अध्यक्ष जो होता था वही पोतवा अध्यक्ष होता था। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में बहुत चीज़ें आपको मिलती है। पोतवा अध्यक्ष जो होता था मापतौल का प्रभारी अध्यक्ष होता था, अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कुछ अध्यक्षों का क्या है? उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र का एक अध्याय है जिसका नाम उस पुस्तक में प्रचार अध्याय के नाम से उस पुस्तक में है, और उसी में कुछ अध्यक्षों का जो है उल्लेख किया गया है। तो उसमें क्या है? पोतवा अध्यक्ष को बताया गया है कि वो मापतौल का प्रधान अधिकारी होता था। अन्य तथ्यों पे देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो गणिका अध्यक्ष जो होता था वो गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष जो होता था वो गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष जो होता था वो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष जो होता था वो धार्मिक संस्थाओं का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। उसी प्रकार मुद्रा अध्यक्ष क्या होता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, मुद्रा अध्यक्ष। इसको याद रखिएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? ये आपको बताना है। राजकीय टकसाल का, जल परिवहन का, तौल माप का या स्थल परिवहन का? तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। तौल माप का अध्यक्ष को पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 171 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर व्याख्या अच्छे से पढ़ी होती तो आप दे देंगे आंसर, पढ़े होंगे तो। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य होता था? मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य होता था? ये ऑप्शन है, वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रह करता था। तो समाहर्ता जो होता था वो क्या होता था? तो आंसर जाएगा डी के साथ आपका चला जाएगा आंसर। वह राजस्व संग्रह करता था। जो समाहर्ता होता था मौर्य समय में, मौर्यों के काल में, वो क्या होता था? समाहर्ता राजस्व संग्रह करता होता था। वह राजस्व संग्रह करता जो होता था उसी को समाहर्ता नाम दिया गया है। इसका वही व्याख्या है। व्याख्या में वही चीज़ें हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद के राजस्व एकत्र करने वाले कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा किया जाता है। मौर्य परिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य होता था वो कौन करता था? समाहर्ता करता था। इसलिए वो क्या है? राजस्व संग्रह करता होता था। कौन? समाहर्ता। आगे चलते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? चल मुद्रा और लेखा किसके अधिकार में होता था? समाहर्ता, सन्निधाता, अक्षरा पटल अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष। तो आंसर 172 का सी हो जाएगा दोस्तों।
जो अक्षपटला अध्यक्ष जो होता था, अक्षपटल अध्यक्ष जो होता था, पटला अध्यक्ष कह सकते हैं, पटल अध्यक्ष, अक्षपटल अध्यक्ष जो होता था वो चलन मुद्रा और लेखा विभाग का क्या होता था, अधिकारी होता था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन को अनेक विभागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा गया था, जो विभाग थे उनको क्या है, तीर्थ कहा गया था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा कुछ अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो अर्थशास्त्र में कुल कितने विभाग बताए गए हैं, प्रशासनिक दृष्टि से जो केंद्रीय प्रशासन को अनेक भागों में बांटा गया था उनको तीर्थ नाम दिया गया। और अर्थशास्त्र में जो है 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्व विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको समाहर्ता बोला जाता था, होता था। तो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषा जो होता था, कोषा अधिकरण का प्रमुख होता था। और अक्षरा जो अक्षपटला अध्यक्ष होता था जिसको महालेखाकार बोले जाते थे, अक्षर पटला अध्यक्ष जो होता था, जिसके नियंत्रण में 2 विभाग होते थे, चल मुद्रा एवं लेखन जो लेखा विभाग होता था वो होता था। आगे चलते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था, मौर्य काल में जो समाहर्ता है उसका अर्थ क्या था, सेना नायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रह का प्रधान जो प्रभारी अधिकारी, वन अधिकारी। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ होता था तो गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, या सी हो जाएगा आकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी। तो इसमें से कौन होगा, बी और सी में आपको ढूंढना है कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो बी और सी में आपका सी के साथ जाएगा, जो आकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी होता था उसी को समाहर्ता बोला जाता था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। मौर्य काल में तीर्थ या महामात्र जिनकी संख्या कौटिल्य ने 18 बताई है, जो इस प्रकार हैं, जिसमें समाहर्ता है। तो समाहर्ता जो है आकलन और संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी था। आय व्यय का ब्यौरा तैयार करता था, जो समाहर्ता होता था वो आय व्यय का जो वार्षिक बजट होता था उसका ब्यौरा तैयार करता था। यह वर्तमान समय के जिला अधिकारी के समक्ष था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते थे, मतलब जिला अधिकारी डीएम, उसके समकक्ष था। सेनापति अर्थात सेना नायक युद्ध विभाग से जुड़ा हुआ मंत्री था। आटविक जो होता था वो वन विभाग का प्रमुख होता था। आटविक क्या होता था, वन विभाग का प्रमुख होता था। कर्मांतिक जो होता था कारखानों का प्रमुख होता था। कर्मांतिक जो होता था वो कारखानों का अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था। आगे चलते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन कराया गया था, आंसर दीजिए। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी। मौर्य काल में जो भूमि कर की दर क्या थी, ये पूरे मौर्य काल में पूरे मौर्य की बात की जा रही है, न कि कुछ जगहों की बात की जा रही है। लुम्बिनी की बात नहीं की जा रही, पूरे की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा। तो उस समय आपका 1/4 से 1/6 आंसर हो जाएगा, यही था। 1/4 से 1/6 था। लुम्बिनी की बात किया जाए तो उसका 1/8 था, किया गया था, घटाया गया था। लेकिन मौर्य काल में भूमि दर क्या थी, तो 1/4 से 1/6 थी। अधिकांश जगह 1/6 ही थी, लेकिन 1/4 से लेकर 1/6 आप कर सकते हैं, यही थी, मतलब यही था। और अधिकतम 1/6 था। और लुम्बिनी की बात किया जाए तो वहाँ पे जो है धार्मिक कर जो था उसको माफ़ कर दिया गया था, बलि को माफ़ कर दिया गया था, और भूमि राजस्व जो था उसको वहाँ लुम्बिनी में इसको घटाया गया था। लुम्बिनी आपको याद रखना है कि लुम्बिनी में क्या है, इसको घटा दिया गया था। लुम्बिनी याद रखिएगा, लुम्बिनी में घटा दिया गया था 1/8। बाकी सभी मौर्य काल जो था, मौर्य पूरा प्रशासन था, उसमें 1/4 से 1/6 ही था उत्पादन का। इसके व्याख्या को देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मौर्य काल में राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 होता था, परंतु व्यवहारिक में आर्थिक मतलब स्थिति के अनुसार बढ़ा दिया जाता था। अर्थशास्त्र एवं यूनानी प्रमाणों के अनुसार मौर्य काल में लोगों को कृषि पर 1/4 तक कर देना पड़ता था।
भूमि कर को भाग कहा जाता था। भूमि कर को क्या बोला जाता था? भाग बोला जाता था। भूमि कर को भाग बोला जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। जो राजकीय भूमि से कोई आय प्राप्त हो रहा है तो उसको सीता बोला जाता था, उस कर को सीता बोला जाता था, ये याद रखिएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में से किसने केवल कश्मीर पर शासन किया? केवल कश्मीर पे किसने शासन किया ये आपको बताना है। बृहद्रथ, दशरथ, संप्रति, जालौक। जो जालौक है वो क्या है? सिर्फ कश्मीर पे शासक किया था और ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को कम मानता है, नहीं मानता है, मतलब एक प्रकार से नहीं मानता था। ये उत्पीड़क करता था, एक बौद्ध धर्म के लिए विनाशक का कार्य किया था वो जालौक। तो जालौक जो था वो अशोक का ही पुत्र है, उल्लेख मिलता है। व्याख्या देखते हैं तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। व्याख्या आप देख लीजिए। कल्लड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र जालौक ने कश्मीर पर शासन किया। वह कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचारक तथा बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो बाढ़ के हरचरित, मतलब बाढ़ भट्ट ने हरचरित की रचना की है। बाढ़ के हरचरित और विष्णु पुराण दोनों में बृहद्रथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख मिलता है। बृहद्रथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख किसमें मिलता है? तो हरचरित और विष्णु पुराण दोनों में मिलता है। ब्रज भूमिक गौशाला के निरीक्षक होते थे। जो ब्रज भूमिक होते थे वो गौशाला के निरीक्षक होते थे, जिनका कार्य पशुधन की देखरेख करना होता था। तोसली, सुवर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला प्रत्येक राज परिवार के राजकुमारों के अधीन थे। जो तोसली, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला प्रत्येक राज परिवार के राजकुमारों के क्या थे? ये सब अधीन थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।